हेलो मेरे प्यारे ऑल स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रदीप इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आज के इस वीडियो में क्लास 12th के केमिस्ट्री का एक महा मैराथन लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो प्यारे स्टूडेंट, ये आज की इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप लोग जरूर इस वीडियो को देख कर ही जाइएगा प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए हम इसको देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझिए क्या है आपका क्लास 12th के केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2026 में आप सभी का पूछा जाने वाला है। आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 2026 जो आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है प्यारे स्टूडेंट, इसमें आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप सभी को जरूर देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट, मैं आप सभी के बीच 1 से लेकर 5 चैप्टर के केमिस्ट्री के 1 से लेकर 5 चैप्टर के 2 मार्क्स वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन को हम आप सभी को यहाँ बताने वाले हैं। इससे बाहर आप सभी को 2 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जितना भी आप सभी के लिए बहुत अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, और जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं प्यारे स्टूडेंट, मैं उसको भी यहाँ पर अटेम्प्ट किया हूँ। इसलिए आप लोग को वीडियो के एंड तक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्यारे स्टूडेंट। इसलिए आप लोग अपने एक बड़े भाई पर भरोसा करके आप लोग जरूर इस सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। और आप सभी से मैं वादे के साथ कहता हूं कि मैं आपके लक्ष्य तक अवश्य लेकर चलूंगा। बस आप एक बड़े भाई को अपने भरोसा के दिलाए रहना बस प्यारे स्टूडेंट। इसलिए मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट, जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सारे क्वेश्चन हैं, कब तक पूछे गए हैं। मैं सारे क्वेश्चन को आप सभी को एकदम आसान तरीके से बताते चलूंगा और समझाते चलूंगा, जिससे आप सभी को कहीं पर भी प्रॉब्लम होने की आवश्यकता नहीं होगी। समझिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि मूलरता तथा मूललता को उदाहरण सहित समझाइए। मूलता तथा मूललता को उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन आप सभी का 2018 में भी पूछा गया था, 19 में भी, 21 में भी, 22 में और 23 में, 24 में, 25 में। इसलिए आप सभी का ये क्वेश्चन जो है प्यारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इसको इंपॉर्टेंट समझकर ही पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन आप सभी के इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है आप सभी को उत्तर, मूलरता। यहाँ पर देखिए मूलरता पूछा है और मूललता, तो मैं यहाँ जिस तरीके से आप सभी को बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा, मैं उस तरीके से भी आप सभी को लिख कर लाया हूँ। अब देखिए यहाँ पर मूललता आपने हेड डाल दिया। मूललता क्या होती है समझिए। 1 लीटर था तो 1 लीटर बिलियन हो, 1 लीटर बिलियन हो। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास बाल्टी है, उसमें 1 लीटर मान लीजिए पानी डाल दिए और कुछ उसमें और सारे कोई पदार्थ घुलनशील मिला दिए, तो ये क्या बन गया, एक प्रकार का बिलियन बन गया। इसी प्रकार से कह रहा है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, जो उसमें आपने विलेय मिलाए हैं। जैसे मान लीजिए कि पानी हम तो लिए हैं 1 लीटर, लेकिन उसमें हमने क्या किया कि 1 या फिर 100 ग्राम ही मैंने उसमें नमक मिला दिया, तो जो नमक की मात्रा है अर्थात जो कह रहा है विलेय के मोलों की संख्या है, उसी को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को आप सभी को मोलरता कहते हैं। समझ में आया प्यारे स्टूडेंट, यहाँ तक समझिएगा। यहाँ पर जैसे मैंने एक यहाँ पर आप सभी के बीच एक यहाँ पर मैंने, जैसे ये मान लीजिए एक बाल्टी है, इसमें हमने क्या भरा है, जल भी दिया हूँ, इसमें जल भी भरा हूँ और इसमें हमने नमक भी किया हूँ। मान लीजिए आपका जल 1 kg है था तो 1 लीटर है, और आपका जो नमक है प्यारे स्टूडेंट ये 100 ग्राम है। इतना हम इसमें मिलाए हुए हैं। तो आप समझ रहे हैं इसमें कि कह रहा है कि जो आपका ये बिलियन, तो जब हम ये दोनों चीज़ यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये एक प्रकार का आपका बिलियन बन जाएगा। तो जब बिलियन बन जाएगा प्यारे स्टूडेंट, ये बिलियन बन गया, तो इसमें जो आपने नमक मिलाया था, तो विलेय के मोलों की संख्या, जो इसमें विलेय है आपका नमक, इसमें विलेय का नमक कितना था, तो इसमें इसकी मात्रा कितनी है, अर्थात तो कहा है ना यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या, जो विलेय यहाँ पर नमक है इसके मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इतना प्यारे स्टूडेंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसका फार्मूला, इसको देखिए, मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं। यहाँ पर आप लोग स्मॉल m से मत दर्शाइएगा, यहाँ किससे दर्शाते हैं, कैपिटल M से। बराबर क्या होता है, विलेय, क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या था। WB क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या अपान में MB क्या है आपका, ये जानते हैं आप लोग कि मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है आप लोग समझिए। मोल बराबर जो होता है प्यारे स्टूडेंट क्या होता है, भार बटा अणुभार होता है। मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। इतना आप लोग समझिएगा, भार बटा अणुभार होता है। तो यहाँ पर इसीलिए दिया गया प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ये कह रहा है
कि जो यहाँ पर आपके विलेय के मोलों की संख्या है, तो मोल बराबर क्या होता है, विलेय है आपका, तो यहाँ पर विलेय का भार हो गया, यहाँ पर विलेय का भार हो गया, ये विलेय का अणु भार हो गया, और गुणे में क्या हो गया आपका भी आयतन है, अर्थात ये क्या है, आयतन है, गुणे में 1000। जब आप लोग ml में, लीटर में, अच्छा ml में करोगे, मिलीमीटर में करोगे, मिलीलीटर में करोगे आप लोग, तो इसको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। यदि आपका यही लीटर में रहता, यहाँ पर लीटर के ये होते, तो आप सभी को 1000 लिखने की जरूरत ना होता। इसका ये फार्मूला है प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर लिखा है, जहाँ आपका m क्या है, मूलता है, WB जो है आपका ये क्या है, विलेय का भार है, और आपका MB जो है प्यारे स्टूडेंट ये आपका विलेय का अणु भार है, और V जो है आपका विलयन का आयतन है। इतना प्यारे स्टूडेंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। प्यारे स्टूडेंट आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है। आप लोग जरूर प्यारे स्टूडेंट इस बड़े भाई के पर भरोसा करके चलिए, आप सभी को हम आपके लक्ष्य तक लेकर चलेंगे। इसी के बाद प्यारे स्टूडेंट आप सभी का हमने आपको मोलरता बता दिया, मोलरता हमने आप सभी को बता दिया। अब इसी के बाद आप लोग हेडिंग क्या लगाएंगे, क्वेश्चन में दिया था मोलरता और मोलरता दोनों, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आप सभी का, देखिए अब यहाँ पर आप सभी को मोलरता बतानी है। मोलरता क्या होती है समझिए, मोलरता जो होता है आप सभी का 1 kg विलायक, 1 kg विलायक होगा, वहाँ पर तो 1 लीटर विलयन था यहाँ पर, लेकिन आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें 1 kg क्या है, विलायक है। यहाँ पर आप सभी को विलायक से ध्यान देना होगा। विलायक में उपस्थित क्या है, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, जिसमें विलेय रहेगा उसमें मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। इतना समझ में आया प्यारे स्टूडेंट। इसका जो आपका जो मोललता को आपको इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं, किससे, स्मॉल m से। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा। और जो आपका मोललता होता है कैपिटल M से दर्शाते हैं, और जो आपका मोललता होता है इसको आपको स्मॉल m से दर्शाते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्या होता है, विलेय का क्या होता है, विलेय का भार दिया हुआ है आपका, अर्थात विलेय के मोलों की संख्या होता है, अपान में विलायक का क्या होता है, विलायक का कुल, यहाँ पर क्या होता है, विलायक का कुल यहाँ पर केजी में होता है, यहाँ पर विलायक का कुल भार होता है। समझिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए m बराबर WB जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा विलेय का भार हो जाएगा अपान में, और ये MB जो है आपका विलेय क्या हो जाएगा, विलेय का अणु भार। अणु भार का मतलब ये होता है प्यारे स्टूडेंट, जैसे मैं यहाँ पर आप सभी बताना चाहूँ, यहाँ पर मान लीजिए जैसे यहाँ पर NaCl है, NaCl का यदि मैं अणु भार पूछूं, यहाँ पर NaCl का अणु भार यहाँ पर मैं निकालूं तो कैसे निकलेगा, समझिए यहाँ पर अणु भार ही पूछा है, तो अणु भार इसका कैसे निकालेंगे, यानी सोडियम है, सोडियम पर कितना होता है, यहाँ पर देखिए जो अणु भार इसका होता है सोडियम का 23.5 होता है, कितना होता है 23.5 प्लस, और ये क्लोरीन का कितना होता है, यहाँ पर क्लोरीन का होता है 35, तो कितना होता है 35, तो बराबर जब कर देंगे आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 पॉइंट, फिर यहाँ पर 3 3 6 हो जाएगा, फिर 2 3 5 56.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 56.5, इतना होगा आपका, नहीं प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर 8 हो जाएगा, 58 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आया, इसका अणु भार, यही अणु भार होता है, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पर देखिए जो m है आपका स्मॉल m, ये आपका मोललता है, और WB जो है आपका विलेय का भार है, MB जो है आप सभी का विलेय का अणु भार है, और W जो है आपका विलायक का भार। यहाँ पर आप सभी को विलायक के रूप में बताना है, यहाँ विलियन को नहीं ऐड करना है प्यारे स्टूडेंट, इतना आप सभी को ध्यान में रखते हुए चलना होगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी के बाद प्यारे स्टूडेंट आप सभी का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि मोल प्रभाज, कह रहा है कि मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, मोल प्रभाज से आप लोग क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी का 2011 में भी पूछा गया था, 2018 में भी, 2022 में भी, 2023 में भी, और 24 और 25 में भी पूछा गया था। इसलिए प्यारे स्टूडेंट आप सभी का ये क्वेश्चन वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ये क्या है, आप सभी का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए मोल प्रभाज, मोल प्रभाज क्या होता है, इसका मोल प्रभाज ये होता है कि विलेय या विलायक, कह रहा है विलेय या विलायक के मोल और विलयन का कुल मोल के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहते हैं, इतना आप लोग समझिएगा। विलेय हो गया और विलायक, इन दोनों के मोल और विलयन का कुल मोल जो होगा, इनके कुल मोल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब समझिए यहाँ पर विलायक का मोल, यहाँ पर देखिए विलायक के मोल के लिए क्या होगा फार्मूला इसका, विलायक के मोल प्रभाज के लिए यहाँ पर जो होगा, देखिए मोल प्रभाज को जो है आपको x से दर्शाते हैं, मोल प्रभाज को x से। यहाँ पर जो आपका a है, यहाँ पर मैं यहाँ पर दर्शा दे रहा हूँ, जो यहाँ पर a है आपका, ये क्या है, विलायक है। यहाँ पर आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर ये नहीं है कि केवल a ही मानेंगे। यहाँ पर जो आपका a है ये विलायक है, और जो आपका यहाँ पर b है, क्या है, बी है, ये आपका क्या है, विलेय है। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मांग सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि आप लोग केवल ए ही मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए विलायक के लिए मोल प्रभाज क्या होगा, एक्स ए, अर्थात ये किसका है, विलायक का है, तो बराबर क्या हो जाएगा, एन ए, अर्थात विलायक का मोल अपान में विलयन का कुल मोल हो जाएगा। समझिए विलयन का कुल मोल कब होता है, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि विलयन बराबर क्या होता है,
फार्मूला पढ़े होंगे कि विलयन बराबर क्या पढ़े होंगे, विलयन बराबर क्या होता है, विलायक प्लस क्या होता है, विलायक प्लस विलेय होता है, विलायक प्लस विलेय, इतना आप लोग पढ़े होंगे, विलायक प्लस विलेय, ये आपका क्या होता है, एक फार्मूला होता है, विलेय बराबर विलायक प्लस विलेय होता है। यहाँ पर देखिए विलायक क्या है आपका XAM, अर्थात मोल प्रभाज किसका है, ये विलायक का है। Na अर्थात किसका हो जाएगा, विलायक का क्या हो जाएगा, मोल, विलायक का मोल हो गया Na प्लस NB, अर्थात ये विलयन का कुल मोल है, क्योंकि विलायक प्लस विलेय करेंगे तो विलयन का निकल आएगा। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि आपका ये क्या है, ये विलेय का मोल है, ये क्या है, यहाँ पर विलयन का मोल, ये विलायक का मोल है और ये विलेय का मोल है। इस तरीके से आप सभी का इसका फार्मूला निकल कर आएगा। अब इसी के बाद देखिए आप सभी को विलेय के मोल के लिए क्या होगा फार्मूला, जो आपका विलेय का मोल है इसके लिए फार्मूला क्या होगा समझिए। यहाँ पर देखिए प्यारे क्या होगा कि आपका जो विलेय के मोल के लिए मोल प्रभाज का फार्मूला होता है, इसके लिए देखिए विलेय है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर विलेय का क्या होगा, मोल प्रभाज होगा, इसलिए इसको हमने बी से दर्शाया। यहाँ पर NB, अर्थात यदि आपसे विलेय का पूछे तो आप सभी को ऊपर इसको विलेय में दर्शाना है, अर्थात बी से आप लोग कुछ भी यहाँ पर दर्शा, जिससे आप सभी को संकेत समझ में आ जाए। यहाँ हमने इसको बी से दर्शाया अपान में, जो नीचे इसके भी है वही नीचे इसके भी है, यही हो जाएगा इसका फार्मूला विलेय के लिए मोल प्रभाज। इतना प्यारे स्टूडेंट आप सभी को समझ में आ गया होगा, यही आपका क्या हो जाएगा फार्मूला, इतना आप लोग समझिएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं प्यारे स्टूडेंट, इस सत्र में आप लोग जरूर इन प्रश्नों को तैयार करना। तो प्यारे स्टूडेंट इसी के बाद देखिए आप सभी का तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि परासरण क्या है, परासरण आपका क्या है। ये क्वेश्चन आप सभी का 2014 में पूछा गया था, 18 में भी, 19 में भी और 23 में भी पूछा गया था, 24 में भी और 25 में भी। इसलिए आप सभी का क्वेश्चन, मैं जो भी क्वेश्चन ले आया हूँ प्यारे स्टूडेंट, ये आप सभी के क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं और हमने एनालिसिस कर लाया हूँ प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर आप सभी के बीच हम एक बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये आपकी क्लास एक महामैराथन है, जिसमें आप सभी के सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सोल्यूशन कराने वाला हूँ। 1 से लेकर 5 चैप्टर के सभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन को मैं आप सभी को सोल्यूशन कराने वाला हूँ। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आप सभी को दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में ही पूछा जाएगा, इसलिए आप सभी को ध्यानपूर्वक से समझना होगा। मैं आप सभी को आगे भी 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चनों को मैं आप सभी को इसी तरीके से बताऊंगा, और आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए परासरण क्या होता है, परासरण क्या होता है, उत्तर समझिए। यहाँ पर समझिए, जब अधिक, क्या कह रहा है, आप लोग परिभाषा मत पढ़िए, पहले मैं आप सभी को चित्र से समझाना चाहता हूँ जिससे आप लोग समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये विलायक है, इसमें देखिए 50 ग्राम जल है और इसमें कितना है, 40 ग्राम जल है, समझिएगा। अब देखिए ये आपका क्या है, इसका मतलब ही क्या है, ये आपका अधिक विलायक है, कितना आपका ये है, ये अधिक विलायक है, और ये क्या है आपका कम विलायक है, ये समझ रहे होंगे, ये कम विलायक है आपका, ये अधिक विलायक है। तो जब आपका यहाँ पर समझिए, आप लोग समझते हैं, मैं आप सभी को एक चीज़ से आप सभी के घर से रिलेटेड समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई टंकी है आप सभी की, एक टंकी है, इस टंकी में पानी आपका इतना भरा हुआ है और यहाँ पर टोटी भी लगा हुआ है, यहाँ पर क्या टोटी लगा हुआ है, इतना आपका वाटर भरा हुआ है। इसी प्रकार एक टंकी और है, इतनी बड़ी ही टंकी एक और है, इसमें वाटर आप सभी कितनी भरी है, इतना, इसमें मान लीजिए 40 लीटर भरा हुआ है, तो इसमें आपका 20 लीटर भरा हुआ है पानी। तो आप लोग समझिएगा कि आप सभी जो है यहाँ पर जो होगा, इसमें देखिए पानी आपका जो होगा, ये 40 लीटर वाले में से 20 लीटर वाली टंकी में जाएगा, क्योंकि इसमें पानी आपका ज़्यादा है और इसमें कम है, इसलिए ये पानी क्या होगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। यदि आपका ये बराबर होता तो पानी इसमें से इसमें न जा पाता, लेकिन ये आपका क्या है, इसमें कम है, इसलिए पानी आपका इसमें से इसमें जाएगा, क्या होगा, इसमें से इसमें जाएगा। तो यही रीजन यहाँ पर है, समझिए। यहाँ पर एक टोटी द्वारा जा रहा है, तो यहाँ पर टोटी के बदले क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जाता है। यहाँ पर समझिए, ये आपका क्या है, अधिक विलायक है, ये आपका कम विलायक है। तो जब आपका अधिक विलायक का कण जो होता है, इसमें जो भी आपके कण है अर्थात पानी है, इसमें जल है, ये आपका इसमें अर्थात जो कम विलायक में प्रवेश करता है अपने स्वतः, अर्थात अपने अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः जब प्रवेश करता है, मतलब किसी के द्वारा इसको भेजा नहीं जाता है, ये अपने अर्थात स्वतः अपने स्वयं से इसमें क्या होता है, इसमें जाता है पानी, इसका जल जाता है, तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जाता है, तो इसी क्या कहते हैं, परासरण। क्या कहते हैं, परासरण। यहाँ पर कह रहा है कि जब अधिक विलायक का कण, जब अधिक विलायक का कण कम विलायक के कण में, जो कम विलायक का कण है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवेश करता है, तो उसे परासरण कहते हैं। परासरण दाब नहीं कहते हैं, परासरण कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, इसको क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। यहाँ पर देखिए जो आपका ये बीच में लगा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। चौथा प्रश्न कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि कोलराउस के नियम को समझाइए, कोलराउस के नियम को समझाइए। ये क्वेश्चन आप सभी का 2018 में पूछा गया था और 19 में भी, 21 में, 23 में, 24 में, 25 में। आप लोग समझ रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप सभी के इम्पोर्टेंट हैं,
इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को छोड़ने का प्रयास मत करिएगा, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक से समझिएगा। कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम क्या होता है समझिए। कोलराउस का नियम ये कहता है कि कोलराउस के नियम के अनुसार, कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या होती है? योग के बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ है जो आपका यहाँ पर डेल्टा इनफाइनाइट है, अर्थात यहाँ पर जो आपका लेमडा इनफाइनाइट है यहाँ पर, तो ये m है, अर्थात ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, मोलर चालकता। मोलर चालकता यहाँ पर मान लीजिए मैंने NaCl लिया है, तो NaCl यहाँ पर बराबर कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा इनफाइनाइट से यानी प्लस हो जाएगा, प्लस डेल्टा इनफाइनाइट Cl माइनस, ये क्या होगा, इसका फार्मूला होगा। यहाँ पर आप सभी के बीच यहाँ पर सोडियम का मान दिया होता है कि 273 होगा, और यहाँ पर Cl का भी मान दिया होता है, कितना होगा, मान लीजिए कुछ भी आप लोग को मान सकता है, इतना मान लीजिए कोई यहाँ पर दिया, तो आप लोग सेम इस फार्मूले पर रखेंगे, तो यहाँ पर इसका जो मोलर चालकता निकल आएगी। यही होता है आपका कोलराउस का नियम। 5वां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। आप सभी को इलेक्ट्रोड विभव बताना है। कह रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखिए। इनमें जो इलेक्ट्रोड विभव होता है इसको प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखना है, और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है इसको आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि इलेक्ट्रोड विभव आप लोग ये डालेंगे, लिखेंगे, जब किसी धातु की छड़ को उसके क्या है, लवड़ था, जो आपका लवड़ दिया होता है, लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है। कोई लवड़ होगा उसमें आप सभी के विलयन को डुबा, नुखार अच्छा जिसको कहते हैं, उसमें डुबाया जाता है, तो धातु की छड़ तथा विलयन के बीच एक विभव स्थापित हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई छड़ है, मान लीजिए ये कोई छड़ है, ये एक प्रकार की क्या है, मैंने मान लिया ये आपकी एक प्रकार की छड़ है। क्या है? छड़। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए। ये एक प्रकार की छड़ है, इसे आप लोग किसी विलयन में डुबा दिए, मान लीजिए ये आपका एक प्रकार का विलयन है, और इस विलयन में आप लोग डुबो दिए इसको, ये आपका विलयन है, जो कि इसमें क्या शामिल है, लवड़ शामिल है। इसमें जब आप लोग डुबा दिए तो इसमें आपका एक प्रकार का विलयन बन गया, तो इसमें इसके बीच जो, अर्थात जो धातु की छड़ तथा, यहाँ पर कह रहा है ना, धातु की छड़ तथा विलयन के बीच, ये जो धातु की छड़ है और इस विलयन के बीच जो आपका विभव स्थापित होता है, जो इसमें विभव स्थापित होता है, उस विभव को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव इसलिए कहते हैं क्योंकि एक प्रकार का छड़ है, छड़ को आप लोग इलेक्ट्रोड कह सकते हो। तो इलेक्ट्रोड आपका एनोड और कैथोड होता है, तो यहाँ पर जो आपका विभव उत्पन्न हो रहा है उस विभव को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। इतना समझ में आ गया। अब इसी के बाद देखिए क्या है, इसी के बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रोड को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम। तो इलेक्ट्रोड को कौन कौन से प्रभावित करते हैं, समझिए। यहाँ पर इलेक्ट्रोड को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है तापमान, यदि आप लोग यहाँ पर तापमान बढ़ाएंगे तो भी आपका इलेक्ट्रोड विभव प्रभावित हो जाएगा। धातु की प्रकृति, जो आपकी छड़ है इसकी प्रकृति को बढ़ाएंगे आप ही घटाएंगे तो इसमें भी आपका प्रभाव पड़ेगा। इसी के बाद तीसरा है विलयन की सांद्रता, जो आपके इसमें विलयन की सांद्रता, यहाँ पर जो मात्रा जो आप मिलाए हुए यहाँ पर लवड़ की, इस पर भी कोई प्रभाव पढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी इसमें प्रभाव पड़ जाएगा इलेक्ट्रोड विभव पर। और विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, जो इसमें आप लोग शामिल किए, जो आपका ये एक प्रकार का विद्युत अपघट्ट बना है। क्या बना है? विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट है, यहाँ पर भी आप लोग करेंगे तो भी इस पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्यारे स्टूडेंट ये क्या होता है, चार चीजों पर प्रभावित होता है। पहला है आपका ताप, दूसरा है धातु की प्रकृति, तीसरा है आपका विलयन की सांद्रता, चौथा है विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। इन चार चीजों पर ये आपका कारक निर्भर करता है, ये क्या करता है, प्रभावित होता है। इतना प्यारे स्टूडेंट आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। और आप लोग कमेंट भी बताइएगा प्यारे स्टूडेंट कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लग रही है। यहाँ पर देखिए प्यारे, छठवां क्वेश्चन कह रहा है, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। अभिक्रिया के वेग से आप लोग क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी का 2020 में पूछा गया है, 2021 में, 23 में, 24 में और 25 में। इसलिए क्वेश्चन आप सभी का एकदम इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझिएगा। मैं आप सभी को ये सारे क्वेश्चन का था, ये जो मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ बनाया हूं, इसका पीडीएफ हम आप सभी को प्रदीप इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। यदि आप लोग प्यारे स्टूडेंट मुझे आप लोग कमेंट करते हैं तो हम आप सभी के लिए ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, और आप लोग पीडीएफ को देखकर आप लोग अपना नोट्स भी बना सकते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चनों का। तो आप लोग जरूर कमेंट करने का प्रयास करिएगा, हम आप सभी के बीच इस पीडीएफ को प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप सभी को बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट अवश्य आप लोग कमेंट करिएगा और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि ये भाई आप सब के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और आप सभी के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए ही मेहनत कर रहा है। इसलिए प्यारे स्टूडेंट आप लोग भी अब लापरवाही में मत जाइए, अब आप लोग अपनी पढ़ाई की ओर चल जाइए, क्योंकि आपके पास अब समय वही बचा है
समय आपका केवल पढ़ाई में यही बचा है कि आप सभी को केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने का समय है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को समझने का समय है, ना कि आप सभी को सिलेबस पूरा करने का समय है। इसलिए आप सभी लोग, जितना मैं आप सभी के बीच करा रहा हूं उतना आप सभी को करना होगा और आप अवश्य ही अपने बोर्ड एग्जाम में विजयी भव होंगे प्यारे स्टूडेंट। इसलिए आप लोग जरूर मेरे साथ जुड़े रहना, मैं आप सभी के लक्ष्य तक लेकर चलूंगा। अब समझिए क्या है अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। अभिक्रिया का वेग समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि एकांक समय में अभिक्रिया के उत्पाद की सांद्रता तथा अभिकारक की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इतना आप सभी को समझ में आया कि नहीं? परिभाषा से नहीं समझ में आया, मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए एकांक समय में, एकांक समय का मतलब ये होता है कि कुछ ही समय में जैसे समझिए मैंने यहाँ पर एक अभिकारक ए लिया और एक बी लिया। यहाँ पर एक प्रकार का ये क्या है, एक प्रकार का ये अभिक्रिया है। क्या है? एक प्रकार की अभिक्रिया है। ये एक प्रकार क्या है? अभिक्रिया है। समझिए इस अभिक्रिया से मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं। एक प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिए आपका ये दो दोनों हैं, ए और बी हैं, ये आपके अभिकारक हैं अर्थात रिएक्टेंट हैं। क्या है? आपके रिएक्टेंट हैं। और जो आपका सी यहाँ पर उत्पाद बना हुआ है ये आपका प्रोडक्ट है। इतना समझ में आप सभी को? तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आप लोग समझिए कि जो आपका एकांक समय था कुछ ही क्षणों में अभिकारक की सांद्रता में, जो आपकी अभिकारक की सांद्रता है इसमें परिवर्तन हो गया अर्थात ये उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो गया। इसे क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग। एकांक समय में अभिक्रिया के उत्पाद की सांद्रता अभिकारक की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इतना समझ में आया प्यारे स्टूडेंट? इसका फार्मूला जो होता है माइनस डेल्टा आर रिएक्टेंट है, अपान में डेल्टा टी क्या है? समय है। यहाँ पर डेल्टा पी अर्थात प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद है और डेल्टा टी क्या है? आपका समय है। यहाँ पर आप सभी को ये कंफ्यूज होगा कि सर आपने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया है, समझिए मैंने माइनस यहाँ पर क्यों लगाया हूँ। यहाँ पर माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये आपका क्या है? अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है अर्थात ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जो है आप सभी के बीच यहाँ पर आपका ये क्या हो रहा है, ये आपका जो यहाँ पर अभिकारक है, ये आपका अभिकारक क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? आपका ये अभिकारक इस तरीके से घट रहा है, टूट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका निगेटिव में, और घट रहा है अर्थात इसका माइनस इसके ऊपर हो जा रहा है और आपका जो है यहाँ पर ये आपका प्लस हो रहा है अर्थात यहाँ पर आप सभी के यहाँ पर अभिकारक जो है उत्पाद में जुड़ रहे हैं तभी ना आपका उत्पाद बनेगा। इसलिए आपका ये पॉजिटिव है और अभिकारक आपका निगेटिव है। इतना समझ में आया? यही आपका फार्मूला है प्यारे स्टूडेंट। इसी फार्मूला पर आप सभी को क्वेश्चन जरूर मिलेगा और आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन आप सभी का 16 में, 17 में, 19 में, 21 में, 22 में, 24 में, 25 में, इन सभी वर्षों में पूछा गया है। इसलिए आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट समझिएगा। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग हल्के मत लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट। ये सारे वे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ये आपकी एक क्लास महामैराथन की है जिसके बीच हम आप सभी को अभी 6 से लेकर 10 चैप्टर के सारे 6 से लेकर 10 चैप्टर के सभी क्वेश्चनों को अभी लेकर आऊंगा, उसका भी महामैराथन। पहले मैं आप सभी के बीच 1 से लेकर 5 चैप्टर के महामैराथन को लेकर आया हूं, जिससे आप सभी को यदि मुझे आप सभी लोग कुछ रिस्पांस देना चाहते हैं तो हम आप सभी के बीच महामैराथन बहुत ही जल्द लेकर आ जाएंगे। तो आप लोग जरूर कुछ रिस्पांस दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमें अगला महामैराथन चाहिए, तो मैं आप सभी के बीच जल्द से जल्द लेकर महामैराथन लेकर आऊंगा, जिससे आप लोग देख लेंगे। समझिए शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है, आंसर में लिखेंगे। शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है? समझिए वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है उसे शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई एक प्रकार की अभिक्रिया है, समझिए ये क्या है? एक प्रकार की अभिक्रिया है। क्या है? एक प्रकार की अभिक्रिया है। यहां पर समझिएगा, ये देखिए आपकी क्या है? एक प्रकार की अभिक्रिया है। ये यहाँ पर आर आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, ये प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर अभिक्रिया तो हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की दर जो है, अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। यहाँ पर देखिए आपका जो अभिक्रिया की दर है समानुपाती है किसके? अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर, अर्थात अभिक्रिया का दर क्या हो जाएगा? dx/dt, अर्थात x समय में मान लीजिए यहाँ पर कोई x समय में अभिक्रिया हो रही है तो ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? अभिकारक अर्थात प्रोडक्ट के 0। यहाँ पर इसके घात में 0 इसलिए है, यही आपका संकेत बता रहा है कि ये आपकी क्या है? शून्य कोट की अभिक्रिया है। क्या है? शून्य कोट की अभिक्रिया है। यहाँ पर यही बता रहा है। यदि आपका यहाँ पर 1 होता तो ये आपका प्रथम कोट की अभिक्रिया हो जाती। इसी प्रकार से आपका 0 है, इसलिए आपकी क्या है? शून्य कोट की अभिक्रिया है।
तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। पूरा आशा है और विश्वास भी है प्यारे स्टूडेंट कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो प्यारे स्टूडेंट इसलिए आप लोग अभी अब वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। इसी के बाद आप सभी का 8वां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि 8वां क्वेश्चन आ रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि संक्रमण तत्व क्या कह रहा है, कह रहा है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। 2018 में पूछा गया था, 19 में, 22 में, 24 में और 25 में, इन सारे वर्षों में पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग का ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को प्रयास करिएगा और समझने का भी हक रखिएगा। देखिए संक्रमण तत्व क्या होता है मैं समझाना चाहता हूँ। संक्रमण तत्व ये होते हैं ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किसी संक्रमण तत्व अर्थात डी ब्लॉक के तत्वों का, डी ब्लॉक को ही तत्व को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। कह रहा है कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। ये तत्व एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं। ये क्या होते हैं, एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में स्थित होते हैं। संक्रमण तत्व कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि उपकोष में प्रवेश करता है, डी अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी उपकोष में प्रवेश करता है। जैसे समझिए डी उपकोष मान लीजिए एक प्रकार का ये है, ये आपका एक बॉक्स है, यहाँ पर मान लीजिए ये डी क्या है, डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का बॉक्स है। इस बॉक्स में जो है आप सभी का मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो आप सभी के डी ब्लॉक में क्या हुआ, ये आपका डी ब्लॉक में उपस्थित हो गया। तो जो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन मैंने इसका मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, जैसे 1s2 होता है इस प्रकार से, इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। जैसे समझिए कि मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। यहाँ पर जब 1s2 किया तो ये तो एस ब्लॉक में हुआ। इसी प्रकार से मान लीजिए 3D यदि 6 आ जाए, 3D 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये आपका डी ब्लॉक में उपस्थित हो रहा है। इसी की तरह आपका डी ब्लॉक का तत्व होता है, जब आपका उपस्थित होगा तब ये क्या होगा, डी ब्लॉक का तत्व। इतना आप लोग समझ गए होंगे। 9वां प्रश्न कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट अर्थात KMnO4 को क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि को समझाइए, बनाने की विधि को समझाइए। यह प्रश्न आपका 19 में पूछा गया था, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में। इसलिए यह क्वेश्चन आप सभी का वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर समझिए आप लोग, ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग इस प्रश्न को 2 नंबर और 4 नंबर दोनों की तरह आप लोग समझिएगा। यहाँ पर देखिए KMnO4 को बनाने की विधि अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि क्या होती है। यहाँ पर देखिए जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए MnO2 अर्थात इसको क्या कहते हैं, पाइरोल्यूसाइड का प्रयोग किया जाता है। जो आपका MnO2 है पाइरोल्यूसाइड, इसका प्रयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। मैंने आपको दोनों पद लेकर आया हूँ यहाँ पर। समझिए यहाँ पर पद 1 क्या कह रहा है, पद 1 जो कह रहा है कि MnO2 अर्थात जो आपका पाइरोल्यूसाइड है, इसको मैंने किसके उपस्थित में कराया, KOH। मैंने यहाँ पर क्या किससे मिश्रण कराया, कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन से कराया। तो ये आपका क्या बन गया, K2MnO4 प्लस H2O जल निकल गया बाहर। और जो आपका ये बना हुआ है इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बना आपका, पोटेशियम मैग्नेट। ये पहला चरण है आपका, क्या है आपका, ये पहला चरण है। पहले चरण में आपका पोटेशियम मैग्नेट बना। अब दूसरा चरण पद क्या कह रहा है कि आपका जो यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट को मैंने लाया यहाँ पर K2MnO4 अर्थात पोटेशियम मैग्नेट प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हमने इसका अभिक्रिया कराया। तो क्या बना हमारा, KMnO4 अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट बन गया और MnO4 निकल गया, K2SO4 और H2O ये आपका क्या हुआ, बाहर निकल गया। यहाँ देखिए आप सभी का जो है पोटेशियम परमैंगनेट बनकर यहाँ पर तैयार हो गया। यहाँ पर आप सभी को बनाने की विधि थी तो हमारे जो है पोटेशियम परमैंगनेट बन गया। तो यही क्या है आप सभी का इसका आंसर है प्यारे स्टूडेंट। आपकी जो बनाने की विधि है ये आपकी 2 चरण में है। पहला चरण आपका ये है और चरण आपका जो है दूसरा आपका ये है। इन दोनों पदों में आप सभी की ये अभिक्रिया जो है आप सभी की इसके बनाने की विधि समाप्त होती है यहाँ तक। तो प्यारे स्टूडेंट इसी तरीके से आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में भी इसको बनाना है और इसी तरीके से तैयार करना है। इसी के बाद प्यारे स्टूडेंट आप सभी का 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि संक्रमण तत्व के प्रमुख गुण लिखिए, संक्रमण तत्व के प्रमुख गुण लिखिए। आपका ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, 19 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 है। इसलिए आप सभी का क्वेश्चन जो है ये आपका वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग समझ कर चलिएगा। मैं आप लोग जरूर प्यारे स्टूडेंट आप लोग इस वीडियो में कमेंट करिएगा तो हम आप सभी के लिए इस
पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा। इस पीडीएफ को हम आप सभी के बीच प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप सभी को बहुत ही आसान होगा समझने में। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि सर हमें इसका पीडीएफ चाहिए, तो हम आप सभी के बीच इसका पीडीएफ दे दूंगा। संगठन तत्व के देखिए प्रमुख गुण क्या होते हैं। पहला आपका क्या है, ये क्या होते हैं, रंगीन आय होते हैं। रंगीन आय का मतलब ये होता है ये हर एक कलर में होते हैं। और आपका दूसरा कह रहा है इनमें अनुचुंबकीय गुण होता है। इनमें क्या होता है, अनुचुंबकीय गुण होता है। दूसरा आपका क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि इनमें उत्प्रेरक का गुण होता है। इनमें उत्प्रेरक था उत्तेजित। जैसे उत्प्रेरक क्या होता है, कोई अभिक्रिया हो रही है ए से बी, आपके ए प्लस बी, और कोई अभिक्रिया आपकी सी में हो गई, यहाँ पर एक उत्प्रेरक आ जाएगा जो कि आप सभी का तुरंत इसको अभिक्रिया में बदल देगा। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं, आपके क्या हैं, पिताजी हैं और माताजी, पिता है और माताजी। मान लीजिए इनके पास थोड़ा, मान लीजिए कोई झगड़ा हुआ है मान लीजिए, तो आपकी जो दादी जी हैं, दादी जी जो हैं आपके, यहाँ पर आकर यदि कुछ भी यहाँ पर बोल दी आपके पिता के सामने, तो आपके पिताजी तेज होकर और ज़्यादा मैटर बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो, यहाँ पर दादी जी जो हैं आपकी, यहाँ पर उत्प्रेरक हो गई। यही यहाँ पर समझा रहा हूँ। इसी के बाद आपका चौथा जो है आप सभी का, इनमें धात्विक चालकता होती है। धातु अर्थात कोई भी धातु है जैसे उसमें आपका ये चालक कर जाएगा। ये आपका क्या होता है, संक्रमण तत्वों के गुण होते हैं। इसी के बाद 11वां क्वेश्चन जो कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, 11वां क्वेश्चन कह रहा है आप सभी का, कह रहा है कि 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि लिगेंड क्या कह रहा है, कह रहा है कि लिगेंड क्या है, उदाहरण सही समझाइए। लिगेंड क्या है, इसको आप सभी को उदाहरण सही समझाना है। ये क्वेश्चन आप सभी का 2020 में पूछा गया था, और 2023 में, 24 में और 25 में, इन तीनों वर्षों में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी समझिएगा। लिगेंड क्या होता है आप लोग समझिए। लिगेंड क्या होता है, ऐसे धातु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उसे लिगेंड कहते हैं। जो आपकी परमाणु होती है, वो आपकी जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, उसको क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक यहाँ पर लाया हूँ, यहाँ पर क्या है आपका K4 है और यहाँ पर FeCN6 है। तो यहाँ पर समझिए जो आपका यहाँ पर आपका Fe है, आयरन जो है आपका, इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। और जो आपका Cn है आपका, इसको लिगेंड कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। इतना आप लोग समझिएगा। ये इतना यदि क्वेश्चन पूछे तो आप सभी को इतना चीज़ दर्शाना ही होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 12वां क्वेश्चन जो है आपका लास्ट है, कह रहा है उप संयोजन संख्या किसे कहते हैं। ये आपका 2022 में पूछा गया था, 23 में और 24 में। इसलिए क्या है आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है उप संयोजन संख्या क्या होती है, कह रहा है कि धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या को ही उप संयोजन संख्या कहते हैं। जो आपका एक प्रकार का धातु आयन है, इसमें जो दाता परमाणुओं की संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, उप संयोजन संख्या। यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर क्या, ये क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ये क्या होता है, लिगेंड। तो यहाँ पर जो आपका 6 लिखा हुआ है, ये क्या है आपका उप संयोजन संख्या। इसमें दाता कितने हैं, 6, यहाँ पर 6 लिखा है ना, इसमें दाता परमाणु कितने हैं, 6। इसी प्रकार से क्या हुआ, उप संयोजन संख्या होती है। तो प्यारे स्टूडेंट, इतना आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप लोग अवश्य ही इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें वीडियो कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। तो प्यारे स्टूडेंट, यदि आप लोग को अगला महामैराथन चाहिए तो हम आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। हम आप सभी के बीच अगला महामैराथन बहुत ही जल्द लेकर आएंगे, जिससे आप सभी की बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो प्यारे स्टूडेंट, यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।